तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे। साथ ही मैंने इस लेसन से रिलेटेड आपके लिए 4 या 5 मिनट का इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि इस ओवरऑल चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि ईंट, मनके और अस्थियों के बारे में। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री के सभी पार्ट आपके काफी वाइड है, तो पहला चैप्टर तो वैसे इतना बड़ा है, तो इसे मैं एक सीक्वेंस तरीके से आपको समझा रहा हूँ। आप बस वीडियो को पार्ट वाइज देखते रहिए, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, क्योंकि मैं आपको काफी बेसिक लेवल से और स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको शफल ना करना पड़े और टॉपिक इधर से उधर ना हो जाए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था, यानी कि उसकी खोज किसने करी थी, कब हुई थी, उनके पूरा स्थल कहाँ कहाँ पे मिले थे और वो कितनी फैली हुई थी, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि अब हम इसमें ये जानेंगे कि जो हड़प्पा के जो लोग थे, यानी जो निवासी थे, वे अपना जीवन किस तरीके से निर्वाह करते थे, या यूँ कहा जाए वह किस तरीके से अपने जीवन को सर्वाइव करते थे, किन किन चीज़ों का वो यूज़ करते थे। तो उसी के बारे में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हड़प्पा निवासियों के निर्वाह के तरीके, यानी इनके सर्वाइवल के तरीके कौन कौन से थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कृषि, पशुपालन और शिकार से संबंधित हम इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए क्या था कि हड़प्पा काल में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हर साल लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से कृषि का कार्य काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो कृषि के काम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। वर्तमान दौर की बात करें तो देखिए, भारत के पश्चिमी भाग में यानी वेस्ट साइड भाग में पंजाब जो है, वहाँ पे आपको जलोढ़ मिट्टी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो उपजाऊ मैदानों में मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती की जाती थी हड़प्पा काल में, और अब तक 9 फसलों की पहचान की गई है। जैसे चावल जो है वो गुजरात के लोथल, यानी कि ये उसका ओल्ड नाम है, आपको याद रखना है। जौ की 2 किस्में, गेहूं की 3 किस्में, कपास, खजूर, तरबूज आदि, और इसके साथ ही अतिरिक्त मटर, सरसों, तिल की खेती भी हड़प्पा काल में देखने को मिलती थी। गुजरात यानी लोथल में खुदाई से धान और बाजरे की खेती के एविडेंस यानी अवशेष भी मिले हैं, और ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वह सबसे पहले कपास यानी कि कॉटन की फसल उगाना शुरू किया था उन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन जो चीज़ है वो है कॉटन यानी कपास। एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाएगा कि हड़प्पा के जो लोग थे वो किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे या फिर उगाते थे। तो आपको कपास माइंड में याद रखना है, ठीक है। आगे हम ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिसके अंदर मछली भी शामिल थे, उनसे भी वह भोजन प्राप्त करते थे, जो कि ऑलमोस्ट आपको पता भी होगा। हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल थे वहाँ पे जानवरों की हड्डियों के भी एविडेंस यानी अवशेष मिले हैं, जिसके अंदर क्या क्या था, जैसे मवेशी, भेड़, बकरियां, सूअर इत्यादि, इनकी हड्डियां मिली है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो जानवर थे, इन जानवरों को हड़प्पा निवासी पाला करते थे। तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि ये जो जानवर थे वो पालतू भी हुआ करते थे। अगर जंगली जानवरों की बात की जाए तो वरहा मतलब होता है सुअर यानी पिग। तो हिरन और घड़ियाल का मतलब होता है ये एक क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ की प्रजाति से है। जब आप गूगल पे देखोगे तो एज इट इज सेम इसकी फोटो आएगी। तो इनकी हड्डियों के भी यहाँ पे अवशेष मिले हैं, और इस बात में मतभेद है, या यूँ कहा जा सकता है डाउट है, क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है कि जो हड़प्पा निवासी थे क्या वे स्वयं जानवरों का शिकार करते थे या फिर अन्य आगेतक होता है हंट्समैन, यानी कि वो इंसान जो कि शिकार करते हैं, उनसे मांस मंगा के खाया करते थे। तो इस बात में मतभेद है। आप जानती हो कि हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। और उसके बाद क्या कहते हैं कि पक्षियों और मछलियों के भी यहाँ पे एविडेंस देखने को मिले हैं। आगे क्या बात हो रही है कि लोथल और रंगपुर, ये कहाँ पर है, गुजरात में। नाम याद रखने हैं आपको इनके। तो यहाँ पे क्या था कि घोड़े की मरण मूर्तियों के भी एविडेंस मिले, और सुरकोतड़ा यानी कि ये भी गुजरात में है, और यहाँ से घोड़े के अस्थिर पंजर, जिसे हड्डियों का ढांचा या यूँ कहा जाए स्केलेटन इंग्लिश में, इनके भी एविडेंस मिले हैं। और इसके साथ यहाँ पे पशु पक्षियों में जैसे कि बंदर हो गया, खरगोश हो गया, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, इन सभी के एविडेंस जो मिले हैं वो खिलौने और मूर्तियों के रूप में मिले हैं।
क्योंकि जब पुरातात्विक जिस चीज़ की खोज करते हैं तो वो हर एक प्रकार के एविडेंस अवशेषों को खंगालते हैं कि वो किस किस आकार के थे, कौन कौन से स्ट्रक्चर से बने हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि खिलौने टाइप भी वहाँ पे बनते थे, उनकी मूर्तियाँ भी बनती थी। ये सारे एग्जाम्पल्स थे उसके। तो आई होप आपको ये शिकार से संबंधित, पशुपालन से संबंधित ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका होगा। आगे हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। देखो इतने साल पुराने भी कृषि में क्या होती थी, टेक्नोलॉजी यूज किया जाती थी। वो कौन सी थी उसी के बारे में जानेंगे हम। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा मोहरे थे उसमें वृषभ माना होता है बैल। ये आप अपने स्क्रीन पे फोटो भी देख सकते हैं किस प्रकार का दिख रहा है। तो इसकी भी जानकारी मिली है पुरातात्विकों को, यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे वो खेत जोतने के लिए बैल का भी इस्तेमाल किया करते थे। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी देखिए क्या कहते हैं, इस तरह खेत जोतने के लिए हलों का भी प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक पार्ट है, यहाँ पे कई स्थलों पे और बनावली यानी कि हरियाणा, यहाँ पर भी मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप यानी कि नमूने मिले हैं पुरातात्विकों को। तो आप समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग कृषि करते थे तो वह किन किन टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। तो पहली चीज तो आपको ये पता चल गई कि बैल का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी क्या थी कि मिट्टी के बने जो हल होते थे उनके भी प्रतिरूप यानी मॉडल मिले हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो निवासी थे, जो लोग थे, वह कृषि का इस्तेमाल किन ढंग से करते थे। आगे भी आपको जानकारियां मिलेगी, आइए जानते हैं उन्हीं के बारे में भी। आगे क्या बात कर रहे हैं कि पुरातात्विकों को कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान में। आपको हर किसी का ओल्ड नेम याद रखना जरूरी है। जैसे मैंने आपको लोथल बताया था, रंगपुर बताया था, वो गुजरात में था, कालीबंगा राजस्थान में है। आगे भी नाम आएंगे, आपको हर एक नाम याद रखने जरूरी है। एग्जाम में इन्हीं के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो पुरातात्विकों को कालीबंगा नामक स्थान पर भी जुते हुए हलों के साक्ष्य यानी एविडेंस मिले हैं। और इस खेत में हल जो थे वो रेखाओं के दो समूह में यानी कि एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए दर्शाए गए हैं, जिससे क्या पता चलता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें भी हड़प्पा सभ्यता के निवासी कृषि में उगाया करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी अच्छी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल उस समय भी हुआ करता था। आगे देखिए क्या बात हो रही है कि हड़प्पा के जो लोग थे वे लकड़ी के हत्थों में बिठाए हुए पत्थरों के फलकों का भी प्रयोग करते थे। ये क्या होता है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे जिसे हम कुल्हाड़ी भी कहते हैं, जो कि बीच में जैसे लकड़ी की होती है और साइड में जो है वो लोहा होता है, बट वहाँ पे वो पत्थर का इस्तेमाल करते थे। कार्टून में भी आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। आगे क्या बात हो रही है कि हड़प्पा स्थल जो था वो अर्ध शुष्क क्षेत्र, इंग्लिश में बात की जाए तो सेमी एराइड रीजन, तो यहाँ पर स्थित था यानी ड्राई एरिया में। तो यहाँ पे क्या होता था कि कृषि के लिए सिंचाई की यानी जल की ज्यादा आवश्यकता होती थी। एक उदाहरण भी दिया गया, एग्जाम्पल भी दिया गया कि अफगानिस्तान में जो शतोगई नामक जगह थी वहाँ पे हड़प्पा स्थल से नहरों के भी कुछ एविडेंस मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोग पानी की भी व्यवस्था कृषि के लिए अच्छे तरीके से किया करते थे। इसके अलावा क्या है कि धोलावीरा जो कि गुजरात में, यहाँ पर भी जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए जल संचय के प्रयोग में यूज किया जाता था। तो आप समझ सकते हो कि जो निवासी थे वो किस किस प्रकार से कृषि में अपना योगदान देते थे, या यूं कहा जा सके कि वह किस प्रकार से कृषि करते थे। तो इसलिए इस टॉपिक का नाम ही यही रखा गया कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी एक बड़े लेवल पे देखने को मिलती थी। तो आई होप आप इन चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ी हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, और इसका कारण यही था कि यहाँ पर जो शहरी केंद्र थे वो काफी ज्यादा डेवलप्ड माने जाते थे, यानी कि विकसित माने जाते थे, और इसी कारण इसे नगरीय सभ्यता की संज्ञा दी जाती थी। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये वाला आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता मानी जाती थी। तो आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको नगरीय सभ्यता पे टिक लगा देना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंड में याद रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि सबसे पहले जो खोजा हुआ स्थल था वो था हड़प्पा। तो आप भी जानते हैं कि सबसे पहले इसकी खोज हुई थी हड़प्पा की, किसने करी थी, दयाराम साहनी ने करी थी। कब करी थी, 1921 में करी थी। किसके नेतृत्व में, तो वो आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपके माइंड में मेमोरीज बनी हुई है। अपने पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। लेकिन सबसे अधिक जो प्रसिद्ध पूरा स्थल था वह मोहनजोदड़ो को माना गया। अब वो क्यों माना गया, आगे हम इसी के बारे में A to Z जानकारी लेंगे। तो इस आधार पे कहा जा सकता था कि हड़प्पा संस्कृति के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, पहला तो हड़प्पा था और दूसरा था मोहनजोदड़ो। आपने एक वर्ड बार बार सुना होगा, पूरा स्थल। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पूरा स्थल जिसे इंग्लिश में हिस्टोरिक साइट कहते हैं,
तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के एविडेंस यानी कि अवशेष मिलते हो। और ऐसी वस्तुओं का जो निर्माण था लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वह उन्हें वहीं छोड़ गए। तो प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो लोग क्या करते थे, लोग अपनी जरूरत के लिए चीजों को बनाया करते थे और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती थी तो वह उस जगह पे छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे निवास करने लग जाते थे। तो उन लोगों को हम खानाबदोश भी कहते हैं या यूं कहा जाए यायावर, जिन्हें हम घुमक्कड़ लोग भी मानते हैं। तो जब पुरातत्व इन चीजों के बारे में पता लगाते हैं तो उनको ऐसे एविडेंस मिलते हैं, तो उसे हम ऐसा पुरास्थल की संज्ञा देते हैं। और ये जो एविडेंस मिलते हैं वो जमीन के ऊपर भी, उन जमीन के अंदर भी और कभी कभी समुद्र के तल पर भी पाए जाते हैं। तो आई होप आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से पुरास्थल के बारे में। काफी छोटा सा था, आपको याद आ जाए क्योंकि बार बार ये वर्ड काफी यूज हो रहा था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस लेसन का जो हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं उसकी मेन थीम के बारे में, जो कि है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसके जो खोज करता थे वो आर.डी. बनर्जी थे, यानी कि राखलदास बनर्जी, जिन्होंने 1922 में इस सभ्यता की खोज करी थी। और किसके नेतृत्व में करी थी वो मैंने आपसे पहले भी पूछ लिया क्वेश्चन, आपको आंसर देना है कमेंट करके, ताकि ये आपकी नॉलेज अच्छी बनी रहे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो मोहनजोदड़ो है, सबसे पहले ये इसका मतलब क्या है, तो मोहनजोदड़ो का जो मतलब है वो है मुर्दों का टीला। तो यह मनुष्य के द्वारा निर्मित विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ था। जब राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता की खोज करी थी तो ये सिंधु घाटी के पास में ही थी, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा था। आप समझ चुके होंगे, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज थी 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अफसर आर.डी. बनर्जी ने की थी। मैंने ऊपर भी हाईलाइट कर दिया, इसलिए करा है क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है, काफी फेमस क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ये पहले भारत में थी, यानी कि जब 1947 से पहले ये भारत में थी, लेकिन आप जानते हैं कि जब 1947 में भारत का बंटवारा तो पाकिस्तान एक देश बना और पाकिस्तान के अंदर ही मोहनजोदड़ो क्या रह गया, स्थित रह गया। तो अभी के समय लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो क्या है, स्थित है। तो आप याद रखिएगा इस वाली बात को। मोहनजोदड़ो जो था वो एक शहरी केंद्र था, ये दो भागों में विभाजित था। एक भाग था इसका छोटा भाग जिसे दुर्ग कहा गया था, और दूसरा था इसका निचला भाग जिसे निचला शहर कहा गया था। तो इसी के बारे में हम डीपली तरीके से भी जानेंगे। देखिए एक छोटी सी चीज ये है कि जो दुर्ग था उसके ऊंचाई पे होने का कारण यही था कि वहाँ की जो संरचनाएं थी, यानी जो कंस्ट्रक्शन था, वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बना हुआ था और दुर्ग को दीवारों से इसलिए घेरा हुआ था ताकि वह निचले शहर से अलग हो सके, और निचले शहरों को भी दीवारों से घेरा गया था, जो कि हम आगे अच्छे तरीके से दोनों के बारे में एक एक पॉइंट करके समझेंगे। ठीक है, तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ दुर्ग के बारे में। देखिए इंग्लिश में इसे सीटाडेल कहते हैं, हिंदी में भी इसे सीटाडेल कहते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में आ चुका है ये, इसलिए बता रहा हूँ, आपको सीटाडेल याद रखना है। ठीक है ना। तो संभावना है कि दुर्ग पर ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य भी मिले हैं जहाँ पे विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन भी किए जाते थे। उदाहरण के तौर पे जैसे माल गोदाम में क्या होता था, यह एक ऐसी विशाल संरचना थी जो कि ईंटों से बनी हुई थी। इसके एविडेंस इन्हें पुरातात्विकों को मिले हैं, और जो इनका ऊपरी हिस्सा होता था वह लकड़ी का बना होता था, और संभावना ये कही जाती है कि वह नष्ट हो चुका था लकड़ी के होने के कारण। दूसरा था विशाल स्नानागार। तो इसमें क्या था कि विशाल स्नानागार जो था वो एक आंगन में बना हुआ था, यानी कि एक आयतकार कैसा होता है, स्क्वायर साइज का, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये जलाशय था एक तरीके का, जो कि चारों ओर गलियारों से घिरा हुआ था। मैं इसको आपको एक इमेज के सारे दिखाता हूँ और सारी इसके बारे में विशेषता बताता हूँ, ताकि आपको A to Z अच्छे तरीके से विशाल स्नानागार के बारे में जानकारी मिल जाए। विशाल स्नानागार देखिए जलाशय के तल तक, यानी कि उसके लैंड पे जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी, यानी कि नॉर्थ और साउथ भाग में दो सीढ़ियां बनाई गई थी ताकि लोग वहां से नीचे उतर सके। और जलाशयों के किनारे पे क्या था कि ईंटों को जमा कर रखा गया था, और जलाशयों में पानी जो था वो एक बड़े नाले से बह दिया करता था। और इसके उत्तर वाले भाग में क्या था कि एक गली के दूसरे और एक छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार भी बने हुए थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो इसका प्रयोग था वो एक विशेष प्रकार के अनुष्ठान, यानी कि रिचुअल, जो कि धर्म से जुड़ा होता है, यानी कि रिलीजियस से जुड़ा होता है, उसके नाम के लिए प्रयोग किया जाता होगा। तो ऐसी संभावना है। आप इमेजेस में देख सकते हो, ये आप अपना साइड का देखिए किस प्रकार का है। ये आपका जलाशय, ये आपका जलाशय आपको दिखेगा स्क्वायर साइज का, यानी कि आयतकार वाला। तो ये आप
अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि नॉर्थ यानी कि उत्तर और साउथ यानी दक्षिण में सीढ़ियाँ बनाई गई है और ये चौकोर आकार का है और साइड में आपको नाले भी दिखेंगे जो कि काफ़ी थोड़ा हाइट है। तो इस प्रकार बनाया गया था ये जलाशय, जो कि एक टैंक तरीके का होता था, यानी एक स्विमिंग पूल तरीके से हुआ करता था। ये दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट, वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। अब बात करते हैं निचले शहर के बारे में, यानी कि लोअर टाउन के बारे में। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो निचला शहर था वह दुर्ग के मुकाबले काफ़ी अधिक बड़ा क्षेत्रफल में फैला हुआ था और ये निचला भी था, इसलिए इसे दीवारों से भी घेरा गया था। यहाँ पर कई भवन ऐसे थे जो कि ऊंचे चबूतरे पे बनाए गए थे और ये जो चबूतरे थे ये क्या करते थे, एक नींव का काम करते थे, यानी कि उसे जोड़े रखने का काम करते थे। और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, यानी कि उसका एक प्लान करके, जैसे एक ब्लूप्रिंट होता है, घर का एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, तो उस प्रकार इस बस्ती का पहले ब्लूप्रिंट बनाया गया था और उसके बाद इसका कार्य इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी कि अच्छे तरीके से इसे डेवलप किया गया था। तो इसी प्रकार मोहनजोदड़ो को एक नियोजित शहरी केंद्र माना जाता है, एक नियोजित सभ्यता माना जाता है, जो कि एक पूरे प्लान तरीके से की गई थी। आगे हम बात करते हैं जल निकासी व्यवस्था के बारे में। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है। तो देखिए इसमें क्या था कि हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में जल निकासी की जो प्रणाली थी वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इसमें क्या होता था कि सड़कें और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था। ग्रिड पद्धति वो होती है जो कि एक दूसरे को समकोण पे काटती हो, ठीक है। तो इस प्रकार उस तरीके का नक्शा तैयार किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया और फिर उनके अगल बगल में आवास यानी घरों का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों के साथ भी जोड़ा गया था। तो इस कारण प्रत्येक घर कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक माना जाता था, क्योंकि जो गंदा पानी होता था वह नालों के थ्रू एक बड़े नाले में समा जाता था, जो कि एक काफी अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। तो हर एक घर में एक दीवार होती थी जो कि गली से सटी होती थी, ताकि गंदा पानी उन नालियों के थ्रू जाके एक बड़े नाले में समा जाए। तो ये कुछ इस प्रकार की थी हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है गृह स्थापत्य कला। तो देखिए ये भी काफी अच्छी थी, तो इसके बारे में हम एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से जानते हैं। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो है कि मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वो किसमें था, आवासीय भवन में था। तो यहाँ के आवास में क्या था, एक आंगन था और उसके चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। आंगन जो था वो खाना बनाने और कटाई करने के काम आता था। साथ ही यहाँ पे निजता यानी कि प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाता था, यानी कोई बाहर का जना अंदर की चीजों को ना देख ले, तो इस टाइप का। भूतल पर बनाए गए यानी जो लैंड होता है ना, उस पे बनाई गई दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से कोई घर के अंदर या फिर आंगन को नहीं देख सकता था, इसलिए प्राइवेसी का खास ध्यान रखा जाता था। और हर घर में एक स्नानागार होता था जिसमें ईंटों का फर्श होता था। और ये भी कहा जाता है कि जो स्नानागार का जो पानी है वो नाली के जरिए सड़क वाली नाली में बहा दिया जाता था, जो कि आगे जाके बड़े नाले में मिल जाता था। कुछ घरों में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई जाती थी और कई घरों में कुएं भी मिले हैं जो कि एक कमरे में बनाए जाते थे, जिससे क्या होता था कि बाहर से आने वाले लोग पानी पी सके, यानी कि जल व्यवस्था भी अच्छी बना रखी थी। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में जो कुएं की संख्या है लगभग 700 के करीब पाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो गृह स्थापत्य कला थी वो कितनी व्यवस्थित तरीके से बनी हुई थी। जो आज के टाइम में आप देखते हो वो ऑलरेडी इतने हजारों साल पहले थी। तो आप समझ सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता को क्यों इतना वैल्यू दी जाती है इतिहास के अंदर, क्योंकि ये एक काफी नियोजित व्यवस्था थी, जो कि हर एक काम आपको काफी सिस्टमैटिक तरीके से देखने को मिलता था। अब देखिए मैं आपको एक छोटी चीज रिमाइंडर करवा दूं कि ये जो सभ्यता थी आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, जो इसके जो पूरा स्थल थे वो कौन कौन सी दिशाओं में फैले गए थे, यानी कि ज़्यादा इसके एविडेंस कहाँ देखने को मिले हैं। मैं आपको एक एरिया वाइज यानी डायरेक्शन वाइज बता देता हूँ। यह टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो के लास्ट पार्ट में बताया था और मैं अभी भी बता रहा हूँ, ताकि आपको रिमाइंडर हो, आपके माइंड में फिट बैठ जाए, ठीक है। तो देखिए अगर वेस्ट साइड की बात की जाए यानी कि पश्चिमी पूर्व स्थल की, तो सुत्कागडोर जो कि बलूचिस्तान में है पाकिस्तान के, वहां पर। पूर्वी स्थल की बात की जाए तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है उत्तर प्रदेश में, ईस्ट साइड वाला। उत्तरी स्थल की बात करूं यानी नॉर्थ वाली तो मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी स्थल की बात की जाए तो दायमाबाद यानी कि महाराष्ट्र जो कि साउथ में है। तो जब आप इस एरिया को बनाओगे तो ये ट्रायंगल शेप बनाएगा एक तरीके से। तो इसलिए कहा जाता था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक त्रिभुजाकार में फैली हुई थी।
तो आप समझ सकते हो इन चीजों के बारे में। तो स्टूडेंट इसी टॉपिक के साथ हमारे इस लेसन का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और आने वाले पार्ट भी आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स में है, वहीं पे आपको अपलोड कर दूंगा और अपडेट भी आपके लिए देता रहता हूँ कि कब लेसन आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके हर एक लाइक कमेंट शेयर मेरे को मोटिवेट देते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में भी अपडेट मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।